सबसे पहली और बड़ी खबर जो गाजा से आ रही है वो गाजा युद्ध विराम खत्म होने से चंद घंटे ही बाकी रह गए हैं। ये बड़ी खबर, युद्ध विराम को बढ़ाने पर बातचीत जारी है। इजराइल और हमास अपनी अपनी शर्तों पर लेकिन अड़े हुए हैं। एक और बड़ी खबर यह कि इजराइल पर रोज 10 बंधकों की रिहाई चाहता है। हमास अब अपने लड़ाकों की रिहाई पर अड़ा हुआ है कि बंधकों के बदले लड़ाकों की रिहाई की जाए और रिहा होने वालों की लिस्ट पर दोनों पक्षों में फिलहाल विवाद है। लेबनान खुफिया एजेंसियों को सनसनीखेज दावा सामने आया है। दक्षिणी लेबनान पर हमले की तैयारी में है इजराइल, ये कहा जा रहा है लेबनान की खुफिया एजेंसी द्वारा। हमास की तरह ही हिजबुल्लाह विनाश का ऑपरेशन चलाया जाएगा इजराइल द्वारा, ये बड़ा दावा किया जा रहा है। देखिए, तो बड़ा दावा ये भी किया जा रहा है कि किस तरह से हिजबुल्लाह विनाश की तैयारी की जा रही है। तो हिजबुल्लाह विनाश के लिए क्या इजराइल आगे बढ़ेगा? लेकिन ठीक 12 घंटे के बाद घड़ी की सुई सुबह 8 बजने का इशारा करेगी। ठीक उसी वक्त गाजा में फिर से बारूदी कोहराम होगा, भीषण रक्तपात शुरू हो जाएगा, वो भी पहले से ज्यादा विध्वंसक अंदाज में। जानते हैं क्यों? दरअसल 12 घंटे के बाद गाजा में कथित सीज फायर की मियाद खत्म होगी और इसी के साथ इजरायली सेना गाजा विनाश के दूसरे चरण का आगाज कर देगी। मगर इस बार आईडीएफ पूरी रणनीति के साथ बैटल ग्राउंड में उतरेगा। कहां सबसे पहले अटैक होगा, हमास का कौन सा कमांडर पहला टारगेट होगा, ये सब कुछ तय हो चुका है। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि गाजा में जिंदा वही बचेगा जो अल मवासी नाम के इलाके में पनाह लेगा। आखिर क्यों? देखिए इस रिपोर्ट में। सिर्फ 12 घंटे का वक्त बचा है। 12 घंटे बाद सीज फायर का दी एंड होगा। और गाजा युद्ध के विनाशक फेज का आगाज होगा। जिसमें इस्राइल पहले से ज्यादा विध्वंसक और विस्फोटक अंदाज में प्रहार करेगा। आईडीएफ गाजा पट्टी के किन इलाकों में हमला करेगी, किसे बारूदी बवंडर से तबाह करेगी, हमास के कौन से ठिकाने पर सबसे पहले अटैक होगा, आईडीएफ के टारगेट पर हमास के कौन कौन से कमांडर होंगे, ये सारी प्लानिंग बीते 84 घंटों में हो चुकी है। यकीन मानिए, गाजा में जंग के फेज 2 से जुड़ा जो अपडेट सामने आया है उसके मुताबिक उत्तर गाजा से दक्षिण गाजा तक आईडीएफ हमले करेगा। आईडीएफ गाजा के 10 इलाकों पर पहले अटैक करेगा। हमास के 10 कमांडर भी आईडीएफ के निशाने पर हैं। इजराइल का रुख साफ है। सीज फायर की अवधि खत्म होने के साथ ही गाजा में महाविध्वंस का दूसरा चैप्टर शुरू कर। शायद यही वजह है कि फेज 2 के आगाज से पहले खुद इजरायली पीएम नेतन्याहू गाजा पट्टी पहुंचे। गाजा में तैनात आईडीएफ की स्पेशल यूनिट से मिले, आईडीएफ के टॉप कमांडरों से नेक्स्ट वॉर प्लानिंग से जुड़ी बातचीत भी की। 20 सालों बाद कोई इजरायली पीएम गाजा पट्टी पहुंचा और जानते हैं नेतन्याहू ने ये कदम क्यों उठाया? दरअसल इजराइल का सबसे बड़ा मददगार माने जाने वाला अमेरिका और वहां की लीडरशिप ये कहती है कि गाजा पट्टी में सीज फायर को कुछ दिनों के लिए बढ़ाया जाए। बाइडेन और एनएसए सुलिवन ने सीज फायर बढ़ाने की बात की। विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने भी सीज फायर बढ़ाने की मांग की। लेकिन इजराइल ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है, वो ये कि जब तक हमास का खात्मा नहीं होगा, जब तक हमास का गाजा से नामो निशान नहीं मिटेगा और जब तक बंधक रिहा नहीं होंगे, तब तक इजराइल नहीं रुकेगा। शायद यही वजह है कि इजरायली सेना उत्तरी गाजा से दक्षिणी गाजा तक घेराबंदी शुरू कर दी।
आईडीएफ के फाइटर जेट लगातार गाजा के अलग अलग इलाकों में रेकी कर रहे हैं। और जानते हैं आईडीएफ के टारगेट पर गाजा के वो 10 इलाके जहां हमास के टॉप कमांडर, हमास के लड़ाके और हमास की खुफिया सुरंगें मौजूद हैं। आखिर कौन कौन से हैं वो 10 इलाके जिसे हमास ने अपना सेंटर बना रखा है, ये भी जान लीजिए। हमास का पहला सेंटर गाजा के दक्षिण पूर्व में मौजूद बेट हेनान शहर। दूसरा सेंटर सेंट्रल गाजा पट्टी में मौजूद अल दराज इलाका। तीसरा सेंटर सेंट्रल गाजा का ही अल फुरकान का इलाका। चौथा सेंटर अल सबरा। पांचवा सेंटर दक्षिण गाजा का अल जैतून इलाका। छठा सेंटर साउथ गाजा का बड़ा शहर खान यूनिस। सातवां सेंटर अल करारा। आठवां सेंटर पानी सुहेला। नौवां सेंटर खान यूनिस से सटा खूजा। और 10वां सेंटर दक्षिण गाजा का आबासान इलाका। गाजा के 10 इलाके 10 घंटे बाद बारूदी कोहराम से धधकने वाले हैं। इतना ही नहीं, एक तरफ इजरायली सेना हमास के ठिकानों को तो तबाह करेगी, बल्कि इसके साथ साथ हमास की टॉप लीडरशिप को भी ठिकाने लगाने के लिए साउथ गाजा के साथ साथ इंटरनेशनल ऑपरेशन भी चलाया जाएगा। इस ऑपरेशन का मकसद साफ है, दक्षिण गाजा में मौजूद हमास के टॉप कमांडर को मारना और गाजा से दूर दुनिया के अलग अलग कोनों में छिपे बैठे हमास के नेताओं को मौत के घाट उतारना, हमास के टॉप कमांडरों का अंत करना। और जानते हैं बेंजामिन ने इस मिशन की जिम्मेदारी किसे दी है? इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद को। अब सवाल ये है कि हमास के वो 10 लीडर कौन हैं जिनका डेथ वारंट नेतन्याहू ने जारी किया, ये भी जान लीजिए। इस्माइल हानिया, साले अल अरोरी, याह्या सिनवार, मोहम्मद दाइफ, मारवन ईसा, मोहम्मद अल जहर, अबू मरजुक, अबू अबैदा, खालिद मशाह। यही वो चेहरे जिन्हें हमास की रीढ़ माना जाता है। इन्हीं चेहरों के इर्द गिर्द हमास की पूरी प्लानिंग होती है। आपको बता दें कि इस्माइल हानिया फिलहाल कतर में मौजूद है, क्योंकि ये हमास की राजनीतिक विंग का प्रमुख है। मगर हानिया को छोड़ हमास के किसी भी लीडर की लोकेशन कहाँ है, उसका ठिकाना कहाँ है, इसकी जानकारी नहीं। लिहाजा नेतन्याहू ने मोसाद को ये मिशन सौंपा है ताकि हमास की लीडरशिप को खत्म किया जा सके। एक तरफ हमास के बड़े नेताओं के खिलाफ ऑपरेशन चलाया जा रहा है, वहीं युद्ध के फेज 2 का आगाज करने के लिए उत्तर से दक्षिण गाजा तक लोगों को पलायन की चेतावनी दी जा रही है। और जानते हैं इजराइल का मकसद क्या है? गाजा के करीब 25 लाख लोगों को अल मवासी में शिफ्ट करना। आखिर क्यों और कैसे, ये भी जान लीजिए। अल मवासी का इलाका गाजा में कहां मौजूद है और क्यों इजरायली सेना यहां 25 लाख से ज्यादा लोगों को शिफ्ट करने के लिए आमादा है? तो आपको बता दें कि पश्चिमी गाजा में मौजूद अल मवासी का इलाका करीब 2.5 किलोमीटर लंबा और 4 किलोमीटर चौड़ा यानी 14 वर्ग किलोमीटर में फैला है। अल मवासी भूमध्य सागर के पास मिस्र की सीमा से सटा तटीय इलाका है। भूमध्य सागर से सटे इस इलाके को आमतौर पर खेती के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि अल मवासी गाजा के बाढ़ प्रभावित इलाकों में से एक है। बावजूद इसके इजराइल अल मवासी इलाके को शरणार्थियों के लिए सुरक्षित बता रहा है। इतना ही नहीं, इस छोटे से इलाके में लाखों लोगों को शिफ्ट करने के लिए खान यूनुस के आसपास विमानों से पर्चियां भी गिराई जा रही हैं, चेतावनियां भी दी जा रही हैं। युद्ध विराम बढ़ाते इजरायली सेना लगातार दक्षिणी गाजा में फंसे करीब 25 लाख लोगों को अल मवासी जाने के लिए दबाव बना रही है। आसमान से लगातार पर्चियां गिराई जा रही हैं। हवाई हमलों की चेतावनी दी जा रही है। आईडीएफ का मकसद साफ है, या तो अल मवासी जाओ या फिर जहन्नम। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि महज 14 वर्ग किलोमीटर के इलाके में 25 लाख लोग कैसे रहेंगे? वहीं इजरायली सेना ने नॉर्थ गाजा में गाजा यूनिवर्सिटी खाली कराने के बाद उसे अपना हथियार गोदाम बना दिया है।
आईडीएफ के जवानों ने गाजा यूनिवर्सिटी को अपना पहला बेस कैंप बना लिया है। वो इसलिए ताकि जैसे ही सीज़फायर का काउंटडाउन थमे, गाजा में बारूदी कोहराम शुरू किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। की बड़ी खबर, युद्ध विराम बढ़ाने पर मिस्र ने बड़ा दावा किया है। 2 दिन का युद्ध विराम बढ़ाने पर सहमति बन गई है, कहा जा रहा है। 20 इजरायली और 60 फिलिस्तीनी रिहा किए जाएंगे। इजराइल हमास के बीच इस पर सहमति बन गई है, ऐसी जानकारी मिल रही है। इजराइल हमास के खिलाफ ऑपरेशन चला रहा है, लेकिन इजराइल के दुश्मनों की कमी नहीं है। सबसे बड़ा दुश्मन ईरान है। यही वजह है कि गाजा में वॉर शुरू होते ही हिजबुल्लाह और हूती जैसे संगठनों ने इजराइल की घेराबंदी शुरू कर दी है। ईरान भी युद्ध की तैयारी में जुटा हुआ है। मंगलवार को ईरान में नौसेना दिवस है। जंग की तैयारियों को नेवी डे की तैयारियों की आड़ में छिपाने की कोशिश है, लेकिन माना जा रहा है कि बस कुछ ही घंटे बाद ईरान में युद्ध की तैयारियों का अंतिम चरण पूरा हो जाएगा। अमेरिका और इजराइल ने भी किसी भी खतरे से निपटने की तैयारी पूरी कर ली है। गाजा में सीज फायर, लेकिन इजरायली फाइटर जेट्स ने कई बार उड़ान भरी। इजरायल को कई मिसाइलें भी दागनी पड़ी और ताबड़तोड़ गोले भी बरसाए गए। गाजा में सीज फायर के बीच एक महायुद्ध की चिंगारी भड़कने लगी है। लेबनान बॉर्डर से सीरिया तक कई धमाके हुए। लाल सागर में इजरायली वायुसेना के हेलीकॉप्टर गश्त लगा रहे हैं। तो वही समंदर में अमेरिकी स्ट्राइक ग्रुप और एयरक्राफ्ट कैरियर नई दिशा में जा रहे हैं। सुपर पावर अमेरिका और इजरायल के एक्शन के बीच एक और देश में जबरदस्त तैयारी चल रही है, और वो है इन दोनों देशों का कट्टर दुश्मन ईरान। अट्ठाईस नवंबर को ईरान का नौसेना दिवस है। ईरान जबरदस्त शक्ति प्रदर्शन करने वाला है। इजरायल तक मार करने वाली मिसाइलों का प्रदर्शन होगा। ईरान एंटी शिप मिसाइलों की ताकत दिखा सकता है। ईरान का ये नेवी डे बेहद खास है, क्योंकि इस बार ईरान के शक्ति प्रदर्शन के पीछे एक सीक्रेट पावर भी है, और वो है ईरान का नया दोस्त रूस। दावा किया जा रहा है कि इस बार पुतिन के इशारे और रूस की मदद से ईरान सीधे तौर पर अमेरिका को चुनौती देने वाला है। ईरान का नौसेना दिवस युद्धाभ्यास जैसा होगा। 28 नवंबर को जंग की फाइनल तैयारी होगी। पुतिन ने ईरान की रणनीति को अंतिम रूप दिया है। इजरायल को अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने इजरायल और अमेरिका के लिए 2 तरह का प्लान तैयार किया है। प्लान ए के तहत ईरान युद्ध में एंट्री करने के लिए कुछ और दिन का इंतजार करेगा। पहला प्लान प्रॉक्सी वॉर का है। इजरायल को घेरने के लिए 3 मोर्चे तय हैं। पहला गाजा है, जहां ईरान हमास की मदद कर रहा है। दूसरा लेबनान है, जहां हिजबुल्लाह पूरी ताकत से हमला करेगा। तीसरा मोर्चा फिलहाल सीरिया से बदल दिया गया है। अब हूती की ताकत का इस्तेमाल करके इजरायल पर लाल सागर से हमले का प्लान है। लाल सागर में हूती ने शनिवार इजरायल के एक और जहाज को हाईजैक कर लिया। अब तक कुल 3 जहाजों को कब्जे में लिया जा चुका है। इजरायल ने भी इसका बदला लिया है। लाल सागर में सुरक्षा के लिए हेलीकॉप्टर से गश्त शुरू कर दी गई है। हूती के लड़ाकों ने हेलीकॉप्टर से ही इजरायल के जहाज पर हमला किया था। दूसरी तरफ सीरिया में इजरायल ने जबरदस्त बमबारी की है। इजरायल ने दमिश्क के एयरपोर्ट पर मिसाइलों से हमला किया। इजरायल को जानकारी मिली थी गाजा में सीज फायर, लेकिन इजरायली फाइटर जेट्स ने कई बार उड़ान भरी। इजरायल को जानकारी मिली थी कि इसी एयरपोर्ट पर ईरान के विमानों की लैंडिंग हो रही है और हथियार पहुंचाए जा रहे हैं। गाजा में हमले की शुरुआत के साथ ही एयरपोर्ट पर हमला हुआ था। एयरपोर्ट के रनवे को एक दिन पहले ही उड़ानों के लिए खोला गया था। दमिश्क इंटरनेशनल एयरपोर्ट
सिर्फ 30 घंटे के लिए खुला रह सका। लेबनान बॉर्डर पर भी इजराइल ने हवा और जमीन दोनों से हमला किया। हिजबुल्लाह के 100 लड़ाकों को मारने का दावा किया है। कई हथियार के गोदाम और अहम ठिकानों को नष्ट करने का दावा किया गया है। हालांकि अब जंग का नया मोर्चा समंदर में शुरू हो चुका है। लाल सागर में इजराइल के जहाजों को हाईजैक किया गया और अब इजराइल हूती से बदला लेने की रणनीति बना रहा है। दूसरी तरफ नेवी डे के बहाने ईरान भी समुद्री लड़ाई की तैयारी का आखिरी चरण पूरा कर लेगा। आगे बढ़ने से पहले आपको बताते हैं, इजराइल ईरान समुद्र में भिड़े तो क्या होगा। ईरान इजराइल की ताकत की बात करें तो इजराइल का रक्षा बजट ईरान से बेहद अधिक है। ईरान का पिछला रक्षा बजट 555 करोड़ डॉलर का था, तो वहीं इजराइल ने 2430 करोड़ डॉलर का बजट तैयार किया था। हवाई ताकत दोनों एक दूसरे की बराबरी में है। ईरान के पास 541 एयरक्राफ्ट हैं, तो वहीं इजराइल के पास कुल 601 एयरक्राफ्ट हैं। ईरान के पास कुल 196 लड़ाकू विमान हैं, जबकि इजराइल के पास 241 लड़ाकू विमान हैं। ईरान के पास 23 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं और इजराइल के पास 15 एयरक्राफ्ट हैं। ईरान के पास कुल 126 हेलीकॉप्टर हैं। इजराइल इस मामले में ईरान के बिल्कुल बराबर है, लेकिन लड़ाकू हेलीकॉप्टर के मामले में इजराइल की ताकत अधिक है। ईरान के पास 12 लड़ाकू हेलीकॉप्टर हैं, तो वहीं इजराइल के पास 48 लड़ाकू हेलीकॉप्टर हैं। समुद्री ताकत में इजराइल जरूर कमजोरी पर है। ईरान की नेवी के पास कुल 101 जहाज हैं, तो इजराइल के पास 67 समुद्री जहाज हैं। हालांकि दोनों के पास एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। ईरान इजराइल दोनों ने अब तक एयरक्राफ्ट कैरियर न खरीदा है और न बना सके हैं, लेकिन ईरान के पास 19 पनडुब्बी हैं, जबकि इजराइल के पास सिर्फ 5 सबमरीन हैं। इजराइल के पास एक भी फ्रीगेट नहीं है, जबकि ईरान के पास 7 फ्रीगेट हैं। ईरान के पास 3 कॉर्वेट युद्धपोत हैं, जबकि इजराइल के पास 7 कॉर्वेट युद्धपोत हैं। समुद्र में ईरान की तैनाती और अमेरिका को अरब में उलझाने का प्लान तैयार करने वाले पुतिन को जवाब देने के लिए अमेरिका भी मुस्तैद है। अमेरिका भी समंदर में युद्ध की तैयारी को मजबूत कर रहा है। इसके लिए यूएसएस आइजनहावर स्ट्राइक कैरियर फारस की खाड़ी में तैनात कर दिया गया है। दूसरी तरफ न्यूक्लियर पावर से लैस सबमरीन भी भूमध्य सागर में पहुंचा दी गई है। यूएसएस आर जेराल्ड फोर्ड कैरियर स्ट्राइक ग्रुप भूमध्य सागर में पहुंच गया है, जिस पर 3 बैलिस्टिक मिसाइल लगी हैं। साथ ही 4 छोटे वॉरशिप भी हमले के लिए तैयार हैं। इसके अलावा 1200 अतिरिक्त सैनिक मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस पर पहुंच गए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी युद्धपोत को टारगेट करने की कोशिश की शुरुआत हो गई है। हूती विद्रोहियों ने मिसाइल से अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस मेसन को निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन मिसाइल टारगेट तक पहुंच नहीं सकी। हूती ने बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। अमेरिका को युद्ध में उलझाने के लिए पुतिन जिनपिंग ने जो रणनीति बनाई है, उसके तहत दोनों देश ईरान को पूरी मदद दे रहे हैं और ईरान से हूती और हिजबुल्लाह जैसे संगठनों को भरपूर मदद पहुंचाई जा रही है। अब जंग के मैदान में पहला मुकाबला इजराइल और ईरान के मोहरों की है और जंग का दायरा बढ़ा तो ये युद्ध अमेरिका बनाम ईरान से शुरू होकर महाशक्तियों की जंग में तब्दील हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इस वक्त की बड़ी खबर, हमास के साथ अधिकतम 10 दिन का विराम संभव। नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति से की बात। हर दिन 10 बंधक रिहा हो तो 10 दिन का सीज फायर संभव है। जहां एक तरफ युद्ध विराम से गाजा में बारूदी बारिश कुछ थमी है, वहीं दूसरी तरफ युद्ध के दूसरे मोर्चे पर एटमी हमले का खतरा मंडराने लगा है। सर्दियों की दस्तक देते ही क्रीमिया से ओडेसा तक बर्फीले तूफान ने कोहराम मचा दिया है, जिससे रूस की जंगी तैयारियों पर ब्रेक लगा है।
ऐसे में पुतिन ने प्लान बी पर काम करना शुरू कर दिया है, जिसका सीधा मतलब है पूरे यूरोप में महाविनाश। इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में जानिए पुतिन का विध्वंसक प्लान, जिससे यूक्रेन से लेकर ब्रिटेन तक न्यूक्लियर जलजला आ सकता है। सर्दियां आ चुकी हैं, बर्फीला तूफान पुतिन की परीक्षा ले रहा है। क्रीमिया पर तूफान कहर बनकर टूट रहा है। हालात इतने खतरनाक हो चुके हैं कि युद्ध लड़ना तो दूर की बात, अपने मिलिट्री इक्विपमेंट को सुरक्षित बचा पाना मुश्किल हो रहा है। क्रीमिया का सुरक्षा घेरा तबाह हो चुका है। ब्लैक सी में मौजूद नेवल फ्लीट के सामने बड़ा चैलेंज है। पेट्रोलिंग करने में मुश्किल हो रही है। क्रीमिया के दक्षिणी तट को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। हालांकि ओडेसा तक इस तबाही का दायरा जा पहुंचा है। इसके अलावा रूस के शहरी इलाकों में भी बर्फीले तूफान से कोहराम बचा है। तूफान से रूसी सैनिकों के पैर उखड़ रहे हैं। टैंक और आर्मर्ड व्हीकल जाम हो चुके हैं। एक तरफ यूक्रेन से जंग जीतने की जिद है, दूसरी तरफ यूक्रेन का ताबड़तोड़ अटैक इस मंसूबे पर पानी फेर रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान सर्दियां पहुंचा रही हैं। अब बर्फीले तूफान से क्रीमिया पर बड़ा खतरा पैदा हो गया है। ये सर्दियां तय कर देंगी कि 21 महीने बीत जाने के बाद इस युद्ध का विजेता कौन होगा। रूस के पास अब इतना वक्त नहीं बचा है कि वो लंबे समय तक युद्ध लड़ पाए। जबकि यूक्रेन भी इसी परेशानी से जूझ रहा है, लेकिन पुतिन के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। एक तरफ सर्दियों में रूस के पास जंग जीतने की क्षमता नहीं है और दूसरी तरफ पुतिन के पास जंग जीतने के लिए 4 महीने ही बचे हैं, क्योंकि रूस में अगले 5 में राष्ट्रपति चुनाव है। ऐसे में पुतिन का पद पर बने रहना उनकी यूक्रेन पर जीत से सुनिश्चित होगा, जिसमें फिलहाल बर्फीले तूफान ने रुकावट पैदा कर दी है। लेकिन इस तूफान के बाद एटमी जलजला आ सकता है, क्योंकि पुतिन अब ऐसे दौर पे जा पहुंचे हैं जहां करो या मरो वाली स्थिति है। यही वजह है पुतिन इन सर्दियों में एक ऐसे प्लान पर काम कर रहे हैं जिससे न सिर्फ यूक्रेन पर जीत हासिल हो, बल्कि यूरोप में भी रूस का खौफ पैदा हो जाए, जिसके बाद रूस के खिलाफ यूक्रेन की तरफ कोई दूसरा देश सिर उठाने की हिम्मत न करे। पुतिन का वो आखिरी विकल्प है परमाणु बम का इस्तेमाल, यानी बर्फीले तूफान के थमते ही एटमी जलजला आ सकता है। पुतिन ने इसके लिए 2 मोर्चों पर तैयारी की है। एक तरफ यूक्रेन पूरी तरह पस्त होगा और दूसरी तरफ ब्रिटेन पर हमला करके यूरोप में अपना दबदबा कायम किया जा सकता है। यानी यूरोप में तबाही मचाने को लेकर पुतिन का डबल न्यूक्लियर तैयार है और इसकी भविष्यवाणी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने कर दी है। द डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक गूगल के चैटबॉट के साथ जब बातचीत की गई तो जवाब एकदम हैरान करने वाले थे। सवाल था क्या ब्रिटेन के खिलाफ रूस की तैयारी पूरी है। गूगल चैटबॉट ने जवाब दिया, अगर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने लंदन पर अपने देश का सबसे शक्तिशाली परमाणु हथियार छोड़ दिया तो लाखों ब्रिटेन के लोग सेकंड्स में मर जाएंगे। 50 मेगाटन का हथियार लगभग 2 करोड़ लोगों को मार देगा। गूगल चैटबॉट का सीधे तौर पर कहना था कि पुतिन आने वाले वक्त में एटम बॉम्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे यूरोप एटमी युद्ध में घिर सकता है। साथ ही ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट में धमाके कराकर यूक्रेन को तबाही के रास्ते पर ले जा सकता है। यानी एक तरफ यूक्रेन और दूसरी तरफ ब्रिटेन। सर्दियों में ये दोनों देश पुतिन के टॉप टारगेट हैं। हालांकि पुतिन उन देशों को भी सबक जरूर सिखाना चाहते हैं जो यूक्रेन की मदद करने आए हैं, जिसमें हथियारों के अलावा दूसरी तरह की सैन्य मदद देने आए हैं। यानी ये सर्दियां तय करने वाली हैं कि यूरोप में रूस की हैसियत क्या रहने वाली है, और ये सब कुछ पुतिन के प्लान पर निर्भर करता है। वैसे भी पुतिन पहले कई दफा कह चुके हैं वो हर हाल में यूक्रेन जीतेंगे, फिर चाहे कितना बड़ा विनाश क्यों ना हो। पुतिन के तेवरों से साफ है कि बर्फीले तूफान के बाद एटमी जलजला आएगा, जिसमें पहली बार दुनिया का सबसे बड़ा एटम बम का इस्तेमाल किया जा सकता है। रूस के पास दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु बम है, जिसका नाम जार है, जो सोवियत काल के राजाओं के नाम पर पड़ा है।
जार यानी किंग ऑफ ऑल बॉम्ब से रूस 7 देशों पर हमला कर सकता है। यूक्रेन पूरी तरह तहस नहस हो जाएगा। पोलैंड में नेटो बेस पूरी तरह तबाह हो जाएंगे। पुतिन के टारगेट पर बाल्टिक देश भी हैं। एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, फिनलैंड भी पुतिन के गुस्से का शिकार हो सकता है। ब्रिटेन पर हमला करके यूरोप में पुतिन दबदबा कायम कर सकते हैं। जार बम हिरोशिमा पर गिराए एटम बम से 3300 गुना विध्वंसकारी है। 2020 में इसके टेस्ट का वीडियो सामने आया था, जबकि इसे 1960 में रूस के वैज्ञानिक आंद्रेई सखारोव ने बनाया था। तभी बैरेंट सी में जमालिया द्वीप पर टेस्ट किया गया, जिसे 10 किलोमीटर ऊपर से बर्फ पर गिराया गया था। विस्फोट के बाद 67 किलोमीटर ऊंचा मशरूम क्लाउड बना था, जिसने 100 किलोमीटर का इलाका पूरी तरह ढक लिया था। 40 किलोमीटर तक जमीन पूरी तरह समतल हो गई थी। 1600 किलोमीटर दूर नॉर्वे, फिनलैंड में खिड़कियों के कांच टूट गए थे। 50 मेगाटन का विस्फोट हुआ था, जो 50 मिलियन टन TNT के बराबर था, जिससे एक साथ 58 लाख लोग मारे जा सकते हैं। यानी जो आखिरी विकल्प था वो पहला विकल्प बन चुका है, क्योंकि रूस सर्दियों में ड्रोन और मिसाइल अटैक ही कर सकता है। जमीनी जंग सर्दियों में बेहद मुश्किल होती है, क्योंकि जमीन बर्फ की वजह से दलदली हो जाती है। साथ ही युद्ध मशीनरी जाम होने से हमले नहीं हो पाते। हो सकता है रूस ने विंटर में वॉर की तैयारी की हो, लेकिन बर्फीले तूफान ने सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। इसीलिए रूस अब प्लान बी पर काम कर रहा है। कैलिनिनग्राड से डिफेंस सिस्टम क्रीमिया शिफ्ट कर दिए गए। सेवास्तोपोल नेवल बेस से वॉरशिप नोवोरोसिस पर भेज दिए। हथियारों का प्रोडक्शन बढ़ा दिया है। ड्रोन और लॉन्ग रेंज मिसाइल बनाने पर फोकस किया जा रहा है। रूस ये जान चुका है कि क्रीमिया पर बड़ा हमला हो सकता है, इसलिए क्रीमिया का सुरक्षा चक्र मजबूत किया जा रहा है। इस बीच पुतिन का एक और प्लान है। अगर क्रीमिया पर यूक्रेन कब्जा करने में कामयाब हो जाता है, तो वो उस सूरत में एटम बम का इस्तेमाल जरूर करेंगे, जिसमें पहले यूक्रेन, फिर ब्रिटेन और बाद में वो तमाम देशों में एटमी ज़लज़ला आएगा जो यूक्रेन के मददगार रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। गाजा में युद्ध विराम के बीच हमास ने इजराइल के खिलाफ ऐसी व्यूह रचना की है जिसे तोड़ पाना इजराइल के लिए बेहद मुश्किल होगा। दरअसल हमास ने रूस से बंधकों की रिहाई के बदले एक बड़ी डील की है। दावा है कि रूसी बंधकों के बदले पुतिन हमास को हथियारों की सप्लाई करने वाले हैं। इस डील के सेंटर में इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन ईरान है। दावा है कि रूस हिजबुल्लाह और हूती को भी एयर डिफेंस सिस्टम दे सकता है। गाजा में 4 दिन का युद्ध विराम खत्म होने में अब महज 12 घंटे से कम का वक्त बचा है। इस बीच महाविनाशक युद्ध की पटकथा लिखी जा चुकी है। एक ऐसा युद्ध जो इजराइल में तबाही ला सकता है। युद्ध विराम के बीच हमास ने इजराइल के खात्मे की पुख्ता प्लानिंग की और इसके पृष्ठभूमि में है बंधकों की रिहाई। बंधकों की रिहाई के बदले हमास ने ऐसी डील की जो इस जंग में हमास लड़ाकों को फ्रंट फुट पर लाकर खड़ी कर सकती है। इजराइल के ग्राउंड ऑपरेशन को ध्वस्त करने का दम रखती है। हमास की प्लानिंग के सेंटर में है ईरान। दावा है कि ईरान के सौजन्य से हमास और रूस के बीच एक सीक्रेट डील हुई। इस डील के मुताबिक रूस हमास को हथियार देने वाला है जो जल्द गाजा के वॉर ग्राउंड में नजर आ सकते हैं। हमास ने बंधकों के बदले में रूस से एक बड़ी डील की है। इस डील के मुताबिक रूस अपने नागरिकों की रिहाई के बदले हमास को हथियार देगा। ये तस्वीर 26 अक्टूबर की है। इसमें हमास के वरिष्ठ अधिकारी बसेम नई और मूसा मरजौक के साथ रूस के उप विदेश मंत्री मिखाइल बोगदानोव नजर आ रहे हैं।
दावा है कि रूस के उप विदेश मंत्री ने हमास अधिकारियों से रूसी बंधकों की रिहाई को लेकर मुलाकात की थी। तकरीबन 1 महीने की बातचीत के बाद ईरान की मदद से रूस और हमास के बीच डील संभव हो पाई। हमास ने 3 दिन में 40 इजरायली और 18 विदेशी बंधक रिहा किए। विदेशी बंधकों में थाईलैंड के 17 बंधक शामिल हैं, फिलीपींस और अमेरिका का एक बंधक, जबकि एक बंधक रूस का भी शामिल है। बाकी रूसी नागरिकों को भी जल्द छोड़ा जाएगा। इजरायली नागरिकों के अलावा हमास जिस भी देश के बंधक छोड़ रहा है उनसे आपसी समझौते कर रहा है, खासकर रूस से। रूस के नागरिक छोड़ने के बदले हमास को बड़े पैमाने पर हथियार मिलने वाले हैं, जिसका दावा रूस से जंग लड़ रहा यूक्रेन भी कर चुका है। यूक्रेन आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल ने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में कहा, रूस अपने हथियारों का प्रोडक्शन बढ़ा रहा है। वो यूक्रेन के पूर्व और दक्षिण में युद्ध का विस्तार करने की कोशिश में है। नए हथियारों से कहीं और भी हमले हो सकते हैं। हमास और रूस की डील को लेकर यूक्रेन इससे पहले भी कई बार दावे कर चुका है। बीते हफ्ते भी यूक्रेनी खुफिया एजेंसी के चीफ किरिलो बुडानोव ने कहा था, यूक्रेन से जीते हथियार हमास के पास भेजे जा रहे हैं। इसके पीछे और कोई नहीं, रूस है। इन हथियारों में ज्यादातर रॉकेट लॉन्चर और ऑटोमेटिक गन है। दावा यह भी है कि हमास सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि अपने सहयोगी संगठन हिजबुल्ला और हुती को भी रूस से हथियार दिला रहा है। माना जा रहा है कि रूस से बहुत जल्द हिजबुल्ला को शॉर्ट रेंज मिसाइल और डिफेंस सिस्टम मिल सकता है, जिसकी पुष्टि अमेरिका के एक टॉप सीक्रेट रिपोर्ट में भी की गई। अमेरिका की टॉप सीक्रेट रिपोर्ट से पता लगा है कि रूस का प्राइवेट मिलिट्री ग्रुप वैगनर हिजबुल्ला को एयर डिफेंस सिस्टम भेजने वाला है। वैगनर पंतशीर एयर डिफेंस सिस्टम और S-300 एयर डिफेंस सिस्टम की सप्लाई हिजबुल्ला को करने वाला है। इसके अलावा P-800 ओनिक्स मिसाइल भी हिजबुल्ला को मिल सकती है। दरअसल लेबनान इजराइल बॉर्डर पर इजराइल और हिजबुल्ला के बीच जंग तेज होती जा रही। ऐसे में हथियारों की एक खेप इजराइल को बैकफुट पर धकेल सकती है। इजराइल जहां हिजबुल्ला के लिए विनाशक हथियारों का बंदोबस्त कर रहा है, वहीं खुद के लिए उसने रूस से सैटेलाइट इंटेलिजेंस की डील की। हमास को रूसी सैटेलाइट इंटेलिजेंस मिलना इजराइल के लिए बेहद घातक होगा। इससे ग्राउंड ऑपरेशन में लगे इजरायली जवानों की सटीक लोकेशन हमास को मिल सकती है। हमास के लिए प्रमुख इजरायली मिलिट्री ठिकानों को टारगेट करना भी आसान होगा। युद्ध विराम के पीछे हमास का टॉप प्लान था हथियार जुटाना, जिसमें ईरान की मदद से उसे काफी हद तक कामयाबी मिलती नजर आ रही। ऐसे में गाजा की जंग का ये दूसरा चरण इजराइल के लिए बारूदी होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। सर्दियों में भीषण युद्ध के संकेत दिख रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच सबसे बड़ा ड्रोन युद्ध छिड़ गया है। पुतिन ने विध्वंसक शाहिद ड्रोन को अपग्रेड करके अब ऐसी रणनीति बनाई है जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि शाहिद ड्रोन के नए वर्जन को यूक्रेन का एयर डिफेंस भी नहीं रोक पाएगा। कहा जा रहा है कि सर्दियों में रूस ड्रोन से यूक्रेन पर भीषण हमले की तैयारी कर चुका है। तो क्या ड्रोन से होने वाले प्रहार ही यूक्रेन युद्ध का नतीजा तय करने जा रहे हैं? वो ईरानी ड्रोन जिससे रूसी सेना पिछले कई महीनों से यूक्रेन के इलाकों पर आग बरसा रही है। वो आत्मघाती ड्रोन जिसे यूक्रेन के ठिकानों पर दाग कर रूसी सेना ने ज़ेलेंस्की के खेमे में पिछले 21 महीनों में तबाही मचा दी, उसे रूस ने अपग्रेड कर दिया है। ईरानी शाही ड्रोन को अपग्रेड करना क्या पुतिन का विंटर वॉर गेम है? आखिर रूस ने शाही ड्रोन को अपग्रेड क्यों किया? क्या यूक्रेन और रूस के बीच ड्रोन वॉर का नया फेज शुरू होने जा रहा है? दरअसल रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस को पिछले दिनों ड्रोन वॉर में भारी नुकसान उठाना पड़ा है, जिसके बाद पुतिन ने ड्रोन युद्ध की रणनीति बदल दी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन ने दावा किया है कि पिछले 24 घंटों में जंग के दौरान रूस के 93 ड्रोन नष्ट हो गए और रूस के 11 टैंक भी तबाह हो गए। यही नहीं, एक ही दिन में 1000 से ज्यादा रूसी सैनिक भी मारे गए।
पिछले 24 घंटों में यूक्रेन ने रूस के ड्रोन हमलों का जवाब भी ड्रोन से ही दिया और रूसी टैंकों को तबाह करने का दावा किया। इससे पहले शनिवार की रात रूस ने कीव पर शाही ड्रोन से बड़े हमले किए थे और रूस ने एक साथ 75 ड्रोन से कीव पर प्रहार किया था। माना गया कि जंग शुरू होने के बाद कीव पर यह रूस का सबसे बड़ा ड्रोन हमला था। लेकिन यूक्रेन ने दावे किए कि उसने रूस के 75 में से 74 ड्रोन को नाकाम कर दिया। इसके बाद से ही रूसी सेना बहुत सख्ते में है। यूक्रेन का दावा है कि रूस ने घातक शाहिद यानी कामिकाज़ी ड्रोन के एडवांस वर्जन को बारूदी मोर्चे पर उतारने का फैसला किया। यूक्रेनी वायुसेना के मुताबिक रूस ने शाही ड्रोन का काले रंग का नया संस्करण तैयार किया है। इसका काला रंग रात में ड्रोन को छुपाने में कारगर है। इससे अपग्रेडेड शाही ड्रोन रडार संकेतों को अवशोषित कर लेता है। इसके लिए नए ड्रोन में रूस ने कार्बन फाइबर का इस्तेमाल किया है। दावा है कि नए शाही ड्रोन से यूक्रेन की एयर डिफेंस को चकमा देने में आसानी होगी। ऐसे में साफ दिख रहा है अब एक बार फिर रूसी सेना अपने एडवांस ड्रोन वर्जन के साथ यूक्रेन पर भीषण हमले की तैयारी में है। यानी यूक्रेन और रूस के बीच ड्रोन युद्ध का एक और विध्वंसक चरण शुरू होने जा रहा है। रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष। गाजा में महज कुछ घंटों की शांति बची है। सीज फायर खत्म होते ही इजराइल के फाइटर जेट और टैंक गाजा की जमीन पर बारूद बरसाना शुरू कर देंगे। मगर इस बीच हमास ने युद्ध विराम बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है। दरअसल जंग के बीच उत्तरी गाजा में हमास को बड़ा झटका लगा है। यहां हमास के 5 कमांडर मारे जा चुके हैं। माना जा रहा है कि सीज फायर की आड़ में हमास इस इलाके में अपने नेटवर्क को फिर खड़ा करने की कोशिश कर रहा है, जिसके लिए युद्ध विराम का कुछ दिन और चलना बेहद जरूरी है। ये तस्वीरें 3 दिन पुरानी हैं, लेकिन कुछ घंटों बाद गाजा में एक बार फिर बारूदी वर्षा होगी, वो भी जंग के पहले चरण से कहीं ज्यादा भीषण। मगर सीजफायर खत्म होने से पहले हमास ने ऐसी मांग की है जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। दरअसल हमास ने इजराइल से सीजफायर बढ़ाने की मांग की। हमास ने इसकी घोषणा सीजफायर खत्म होने से 18 घंटे पहले की। हमास ने एक बयान में कहा, हम युद्ध विराम को बढ़ाने की उम्मीद कर रहे हैं जो सोमवार रात को खत्म होने वाला है। हम चाहते हैं कि सभी कैदियों की रिहाई हो सके। हमास का दावा है कि इजराइल के जरिए वो कैदियों की रिहाई सुनिश्चित करना चाहता है, मगर हकीकत उससे उलट है। सीजफायर से पहले इजराइल ने हमास को बड़ी चोट दी है, जिससे हमास के लिए उभरना इतना आसान नहीं है। दरअसल इजराइल के ग्राउंड ऑपरेशन में उत्तरी गाजा में हमास की जड़ें उखड़ने लगी। उसके 5 टॉप कमांडर्स की मौत हो चुकी है, जिसमें टॉप पर अहमद अल घंडोर का नाम है। अहमद अल घंडोर उत्तरी गाजा में हमास का टॉप कमांडर था। घंडोर ही उत्तरी गाजा में हमास के सारे ऑपरेशन संभाल रहा था। वो बीते 18 सालों से उत्तरी गाजा में एक्टिव था। नवंबर को इजराइल के ग्राउंड ऑपरेशन में अहमद अल घंडोर की मौत हो गई। जिस टनल में हमास का कमांडर छिपा था, उसे इजरायली सैनिकों ने बम से उड़ा दिया। घंडोर की मौत के बाद से उत्तरी गाजा में हमास बेहद कमजोर पड़ गया है। सालों से अहमद अल घंडोर इजराइल के टारगेट पर था। इजराइल ने 3 बार घंडोर को मार गिराने की कोशिश की थी, मगर हर बार वो हमले में बच निकला। आखिरकार गाजा जंग में हमास का एक खूंखार कमांडर मारा गया। घंडोर की गैर मौजूदगी में हमास के लिए उत्तरी गाजा में लड़ना बेहद मुश्किल है। उत्तरी गाजा में अहमद अल घंडोर के अलावा 4 और कमांडर की भी मौत हो चुकी है। हमास की रॉकेट डिवीजन का कमांडर एमान सियाम, समारिया हेडक्वार्टर का कमांडर फरसन हलीफा, हमास का कमांडर रफेद सलमान और उत्तरी गाजा में डिप्टी कमांडर
वेल राजब की मौत हो चुकी है। 7 अक्टूबर को जवाबी हमले के बाद से ही इजराइल गाजा के उत्तरी हिस्सों को टारगेट कर रहा था, जिसकी वजह थी यहां मौजूद हमास के टॉप कमांडर। इसीलिए इजराइल ने फिलिस्तीनी लोगों से इस हिस्से को खाली करवाया था और हमास के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन चलाया। माना जा रहा है कि हमास सीज़फायर के बहाने कुछ वक्त की मोहलत चाहता है ताकि एक बार फिर उत्तरी गाजा में अपने नेटवर्क को खड़ा कर सके। अब देखना यह है कि इजराइल हमास की मांग को किस हद तक और किन शर्तों पर पूरी करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अमेरिका के मैनहट्टन में फिलिस्तीनी समर्थकों का प्रदर्शन, ब्रिज पर प्रदर्शन से लगा है लंबा जाम। अमेरिका के कई राज्यों में प्रदर्शन तेज हो गए हैं। ब्रिज पर प्रदर्शन की वजह से लंबा जाम लगा। अमेरिका के कई राज्यों में इसी तरह के प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं।